नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 16 अक्टूबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इश्यूज हैं। सबसे पहले आप एक बात बताओ, रिफ्यूजी और इनफिल्ट्रेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? रिफ्यूजी और इनफिल्ट्रेटर, क्या भारतीय कानून दोनों के बीच में डिफरेंस मानते हैं? क्या दोनों को अलग अलग हैंडल करते हैं? तो सारे डायमेंशंस हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स के साथ में, कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से। इसके बाद देखो, दूसरा आर्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से पहले नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन आइडियोलॉजी हुआ करती थी, लेकिन पुराना सिस्टम अभी टूट रहा है, तो इंडिया के पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन क्रैकर्स से संबंधित, यानी ग्रीन दिवाली से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, रिफ्यूजीज एंड इनफिल्ट्रेटर्स से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में ना इंट्रोडक्शन में राइटर एक सिनेरियो देते हैं। मान लीजिए 3 लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, ए, बी और सी, मतलब 3 लोग इलीगल ढंग से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ रहे हैं। पहला है ए जो देखो अपने देश से इसलिए भागकर इंडिया में आ रहा है क्योंकि देखो वहां पे ना उसकी जाति या धर्म के कारण ना उसकी जान को खतरा है। उसको डर है कि अगर वो वापस अपने देश में गया तो उसे मार दिया जाएगा। तो ए जो है वो एक रिफ्यूजी है, इंडिया में आया है, वो एक रिफ्यूजी है, वो शरणार्थी है। अब बात करते हैं बी की। बी देखो बॉर्डर क्रॉस इसलिए कर रहा है भारत में आने के लिए क्योंकि उसे इंडिया में बेहतर नौकरी या बेहतर पैसा कमाना है। उसके देश में उसकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन वो बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए आया है। तो बी जो है वो एक इकोनॉमिक माइग्रेंट है। क्या है? इकोनॉमिक माइग्रेंट। अब बात करते हैं सी की, जो चुपके से बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। हो सकता है कि वो आतंकवादी संबंधित गतिविधियों के लिए भारत में आ रहा है, उसका इरादा देश को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। तो इस केस में सी जो है वो इनफिल्ट्रेटर है, यानी घुसपैठिया है। आर्टिकल की जो पहली लाइन है वो ये कहती है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह कहा कि रिफ्यूजीज और इनफिल्ट्रेटर्स में फर्क करना जरूरी है। बात देखो बिल्कुल सही है। आसानी से फर्क करेगा कौन? जब कोई इंसान बिना डॉक्यूमेंट्स के बॉर्डर पर मिलता है तो उसके माथे पर नहीं लिखा होता कि वो रिफ्यूजी है या फिर इनफिल्ट्रेटर है। और यहीं से सारी जो प्रॉब्लम है वो शुरू होती है, क्योंकि जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए भारत में आ रहा है वो भी बोल देगा कि मुझे परेशान किया जा रहा था, मैं इसलिए आ रहा हूं। वो थोड़ी ना बोलेगा मैं आतंकवादी हूं, मैं पकड़ा गया, आइस पाइस थप्पा, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो यहां पे देखो राइटर ना ग्लोबल डेफिनेशन बताते हैं। ग्लोबली देखो रिफ्यूजीज को ना 1951 की यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है, इस कन्वेंशन में डिफाइन किया गया है। यह कन्वेंशन कहती है, यहां पर देखो, ए रिफ्यूजी इज समवन हु इज अनेबल और अनविलिंग टू रिटर्न टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन बिकॉज ऑफ वेल फाउंडेड फियर ऑफ बीइंग persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group और political opinion। इंग्लिश डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल शब्दों में बोल देता हूं। जिसे देखो परसिक्यूशन यानी अत्याचार का वेल फाउंडेड फियर होता है, यानी पक्का डर होता है कि मैं अगर इस देश में रहा तो धर्म या जाति के नाम पे मेरे पे अत्याचार होगा, और वो भागकर दूसरे देश में चला जाता है, तो वो फिर रिफ्यूजी है। वो कौन है? रिफ्यूजी है। अब आते हैं इंडिया पर। देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंडिया ने ना 1951 की यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन पर साइन नहीं किया है। ये देखो, इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी। इंडिया ने इस कन्वेंशन पर साइन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इसके पीछे देखो 2-3 बड़े कारण हैं। मैं आपको अलग से बता देता हूं, ये आर्टिकल में नहीं है। पहला कारण है, ये जो कन्वेंशन है ना, ये देखो यूरोसेंट्रिक है। जब यह कन्वेंशन बना, इंडिया ने कहा कि यूरोप की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर यह कन्वेंशन बनाया गया है। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हमारे पड़ोस से जो मास माइग्रेशन होता है उसकी जो रियलिटी है वो अलग है। तो पहला रीजन इंडिया ने यह दिया। दूसरा रीजन इंडिया ने दिया सोवरेनिटी का। दूसरा रीजन क्या दिया? सोवरेनिटी का। इंडिया देखो अपनी पॉलिसी खुद डिसाइड करना चाहता था। इंडिया नहीं चाहता था कि किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के प्रेशर में इंडिया को कानून बनाने पड़े, तो इसलिए भी इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। एंड इसके बाद तीसरा है वेग डेफिनेशन, मतलब
इंडिया को ये लगा कि देखो परसिक्यूशन की जो डेफिनेशन है ना इस कन्वेंशन में बहुत वेग है और इसका ना गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 3 कारण इंडिया ने दिए और इस कन्वेंशन को साइन करने से मना कर दिया। तो क्वेश्चन ये उठता है फिर इंडिया रिफ्यूजीज को कैसे हैंडल करता है। जब देखो स्पेसिफिक लॉ नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम ना अलग अलग कानूनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो द फॉरेनर्स एक्ट 1946, पहला इसका इस्तेमाल करते हैं और दूसरा द पासपोर्ट एक्ट 1920 इसका इस्तेमाल करते हैं और तीसरा सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसे हाल ही में अमेंड भी किया गया था। हाल ही में सीए आया था ना जिसका विरोध हुआ था। तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। फॉरेनर एक्ट 1946, ये कानून देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये किसी भी विदेशी नागरिक को डिटेक्ट करने, उसको डिटेन करने और डिपोर्ट करने की ना अनलिमिटेड पावर देता है। इस कानून के लिए हर कोई जो इंडियन सिटीजन नहीं है वो फॉरेनर है। और सबसे बड़ी बात, ये जो फॉरेनर एक्ट है ना ये इनफिल्ट्रेटर और रिफ्यूजी में ना फर्क नहीं करता। इनफिल्ट्रेटर और रिफ्यूजी में फर्क नहीं करता है ये कानून। फिर द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, ये वाला, ये एक्ट देखो पासपोर्ट के बिना एंट्री को रोकता है। और फिर तीसरा जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो सबसे ऊपर देखिए सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये एक्ट बोलता है कोई भी अनडॉक्यूमेंटेड यानी बिना डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में आता है या फिर जितना वीजा लेके आया है जितने दिनों का उससे ज्यादा रहता है तो उसे इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा। तो राइटर बोलते हैं देखो हमारे पड़ोसी देशों में कोई जान बचा के भाग कर इंडिया में आता है तो वीजा या फिर डॉक्यूमेंट्स लेके तो आएगा नहीं, वो जान बचाने के लिए भाग कर इंडिया में आया है। तो इंडिया की ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है कि इंडिया ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करेगा। इंडिया ना एडहॉक बेसिस पे इनको हैंडल करता है। जैसे तिब्बत से जो रिफ्यूजीज आए उनको इंडिया ने अलग ढंग से ट्रीट किया। इसके अलावा श्रीलंका से जो तमिलियंस आए भाग कर इंडिया में उनको अलग ढंग से ट्रीट किया। रोहिंग्यास के लिए अलग ढंग से ट्रीटमेंट। तो इंडिया की जो पॉलिसी है ना वो एडहॉक है, समझ गए। यहां पे देखो ऊपर लिखा भी हुआ है 2014 में ना 63,000 तिब्बतियन रिफ्यूजीज के लिए तो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी थी, लेकिन 90,000 श्रीलंकन तमिलियंस जो जान बचाकर इंडिया में आए क्योंकि श्रीलंका में सिविल वार चल रहा था तो उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं। जून 2023 तक देखो 2,11,000 रिफ्यूजीज या फिर पर्सन ऑफ कंसर्न इंडिया में रह रहे थे। म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, इन सभी रीजन से देशों से ये 2,11,000 रिफ्यूजीज थे। फिर एक एंगल आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। ये क्या एंगल है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है? ये कानून देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धार्मिक माइनॉरिटीज जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इनको इंडियन सिटीजनशिप देने का जो प्रोसेस है ना उसे फास्ट ट्रैक करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बट शर्त यह है कि वो ना 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ चुके हों। लेकिन इसका भी क्रिटिसिज्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ये पहली बार है कि इंडिया के किसी सिटीजनशिप लॉ में रिलीजन को क्राइटेरिया बनाया गया है तो इसने मुस्लिम्स को एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड किया है। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं ये हमारे संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 में जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है उसका वायलेशन है। मतलब वहां पे आर्टिकल 14 में सेकुलरिज्म का कंसेप्ट इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली जैसे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता धर्म के नाम पे। और फिर इवन क्रिटिसिज्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का इसलिए भी होता है क्योंकि हमने सिर्फ 3 देश चुने, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हमारे दूसरे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, म्यांमार को हमने नहीं चुना। म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम्स दुनिया के सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज में से एक हैं। श्रीलंका के तमिल माइनॉरिटीज वो भी परसिक्यूशन झेल रहे हैं तो उन्हें क्यों छोड़ दिया? इवन पाकिस्तान में अहमदिया और शिया मुस्लिम्स के ऊपर भी अत्याचार होता है, हमने इनको भी छोड़ दिया। तो इस ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कंटेक्स्ट में ना राइटर बोलते हैं पिछले महीने ना एक नोटिफिकेशन आया जिसमें श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज
जो 2015 से पहले भारत में आ चुके हैं, उनको अचानक से फॉरेनर एक्ट के पिनल प्रोविजन से एग्जम्पशन दे दी गई। क्या मतलब है इस चीज का? पहले देखो, जो फॉरेनर एक्ट है ना, फॉरेनर एक्ट कब का है ये? 1946 का। तो इस एक्ट के तहत श्रीलंकन तमिलियंस जो भागकर इंडिया में आए थे ना, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रोविजन था, लेकिन अब उनको एग्जम्पशन दे दी गई कि इन पे कार्रवाई नहीं हो सकती फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ये टेम्परेरी फिक्स है। ये एक टेबलेट देने जैसा है देखो, जबकि जरूरत एक प्रॉपर सर्जरी करने की है। फिर लास्ट में ना राइटर कुछ सजेशंस देते हैं। सजेशंस मैं आपको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से बता देता हूं। सबसे पहले तो देखो, आप ना एक नेशनल जो रिफ्यूजी लॉ है ना, वो ड्राफ्ट करो। नेशनल रिफ्यूजी लॉ को आप ड्राफ्ट करो। हमें देखो एक नेशनल लॉ बनाना चाहिए जो ये डिफाइन करे कि रिफ्यूजी कौन है। अब रिफ्यूजी की डेफिनेशन जो है देखो, वो यूएन कन्वेंशन से इंस्पायर्ड हो सकती है, बट हमारे लोकल कंटेक्स्ट के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाइड जरूर हो। हमारे आस पड़ोस में जैसा एटमॉस्फेयर है, जैसे लोग भाग कर इंडिया में आ जाते हैं, तो उससे मॉडिफाइड हो। फिर देखो, रिफ्यूजी स्टेटस का डिसीजन देखो इस बात पर होना चाहिए कि व्यक्ति के पास परसिक्यूशन का कितना क्रेडिबल एविडेंस है। मतलब कोई पर्सन भाग कर इंडिया में आता है तो उस पर अत्याचार हो रहा है, ऐसा कोई एविडेंस है या नहीं है। इस बात पर नहीं होना चाहिए कि उसकी नेशनैलिटी क्या है, वो पाकिस्तान से आ रहा है या म्यांमार से आ रहा है या श्रीलंका से आ रहा है। ये मत देखो कि कौन से देश से आ रहा है, ये देखो कि उस पर अत्याचार होने का एविडेंस कितना है। तीसरा देखो, सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटी के बीच में ना हमें बैलेंस इस्टेब्लिश करना है। नेशनल सिक्योरिटी देखो इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है, लेकिन हर रिफ्यूजी को शक की नज़र से देखना गलत है। हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो नेशनल सिक्योरिटी को भी एड्रेस करे और इंसानी जो दायित्व है उसको भी पूरा करे। स्क्रीनिंग प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन फेयर होना चाहिए रिफ्यूजीज को परखने के लिए। फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करते हैं राइटर। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, कैंप्स में लोगों को ना हमेशा नहीं रखा जा सकता। देखो, जैसे श्रीलंका से जो तमिलियंस भाग के आए, उन्हें कैंप में रखा गया है, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस सोचने होंगे, जैसे वर्क परमिट देना, लोकल इंटीग्रेशन, या जब उनके देश में हालात ठीक हो जाएं तो उनकी सेफ वापसी यानी रिपैट्रिएशन। तो ये सब करना होगा। ये 4 पॉइंट्स मेन हैं। अंत में देखो एक बात याद रखिएगा, इंडिया का ना हमेशा से एक ट्रेडिशन रहा है अतिथि देवो भव। हमें इतिहास में देखो हर प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी को शरण दी है, चाहे वो पारसी हों, ज्यूज हों, तिब्बतियंस हों। हमें इस लिगेसी को आगे बढ़ाना है, ना कि इस पर दाग लगाना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो आर्टिकल के ना फर्स्ट लाइन को समझो। द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक कंसेंसस अंडरपिनिंग द वर्ल्ड ऑर्डर इज अंडरगोइंग ए सिस्मिक शिफ्ट। इस लाइन का क्या मतलब है? आर्टिकल की पहली लाइन देखो, बैकग्राउंड आप समझो। अभी तक ना पिछले 30-40 सालों से ना दुनिया एक सिस्टम पर चल रही थी, और इसे हम बोलते हैं नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। सिंपल भाषा में पूरे वर्ल्ड में ना एक आइडियोलॉजी का बोलबाला था जिसे बोलते हैं नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। इस आइडियोलॉजी के प्रिंसिपल्स थे कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, मतलब कोई देश दूसरे देश पे ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएगा, कैपिटल यानी पैसा आसानी से एक देश से दूसरे देश में जाएगा, और सरकारें जो हैं मार्केट में ना ज़्यादा दखल नहीं देंगी। इसे लेसेज फेयर बोलते हैं, यानी लेट इट बी, मार्केट को करने दो जो मार्केट कर रही है। तो ये था पुराना सिस्टम, नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। इसकी लीडरशिप कौन कर रहा था? यूएसए कर रहा था। लेकिन अब जो ये सिस्टम है नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन की, फ्री मार्केट, सरकारों का दखल नहीं मार्केट में, फ्री ट्रेड, कैपिटल आसानी से मूव करे एक देश से दूसरे देश में, ये सिस्टम अब टूट रहा है। और इसे ही बोला गया है सिस्मिक शिफ्ट। इसे क्या बोला गया है? इसे बोला गया है पहली लाइन में सिस्मिक शिफ्ट हो रहा है कि पुराना सिस्टम जो है वो टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? क्योंकि देखो दो बड़े प्लेयर्स हैं आज के समय में वर्ल्ड में, एक यूएसए, दूसरा चाइना। अब ना ये दोनों देश एक ग्रेट पावर कन्फ्लिक्ट में हैं। दोनों अपने अपने इकोनॉमिक इकोसिस्टम बना रहे हैं,
मतलब ऐसे गठबंधन बना रहे हैं जो उनके फायदे के लिए हों। इसे आप एक नया कोल्ड वार बोल सकते हो, बट देखो ये कोल्ड वार जो है आइडियोलॉजी का नहीं है, जैसे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में था कम्युनिज्म एक तरफ, दूसरी तरफ लिबरलिज्म। नहीं, आज के समय में जो ये न्यू कोल्ड वार है यूएसए और चाइना के बीच, ये कोल्ड वार इकोनॉमी का है। जैसे देखो, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पीएसआईआर वालों को पता होगा, नाम है ग्रैम एलिसन। ये एक बात बोलते हैं, इनकी एक बुक है डेस्टिन्ड फॉर वार, जिसमें ना ये एक बात बोलते हैं, थुसाइडाइड्स ट्रैप के बारे में बोलते हैं। थुसाइडाइड्स ट्रैप क्या है? ये थुसाइडाइड्स ट्रैप, जब देखो एक रूलिंग पावर कौन है? जैसे यूएसए है, जब एक रूलिंग पावर को यानी यूएसए को एक राइजिंग पावर जैसे चाइना है, जब एक रूलिंग पावर को यानी यूएसए को राइजिंग पावर से यानी चाइना से खतरा महसूस होता है ना, तो उनके बीच वार यानी युद्ध होना लगभग तय हो जाता है। आज ये युद्ध ना मिलिट्री से ज्यादा इकोनॉमिक है, लेकिन आगे जाके ये इकोनॉमिक युद्ध ना रह के मिलिट्री युद्ध में तब्दील हो सकता है। तो ये है बैकड्रॉप जो मैंने आपको बताया कि पुराना सिस्टम मर रहा है, एक नया सिस्टम पैदा हो रहा है, और इसी उथल पुथल में इंडिया के लिए एक रेयर विंडो यानी एक अनोखा मौका है एक ज्यादा बराबरी का, मतलब एक इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का। आर्टिकल में देखो 5 बदलावों की बात की गई है जो इस नए दौर की ना सच्चाई है। तो इन 5 पॉइंट्स को ना एक एक करके हम डिकोड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सरकार और बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स हैं ना उनके बीच में गठबंधन। पहला पॉइंट देखो ये कहता है कि आजकल ना पॉपुलिस्ट ऑटोक्रेट्स का ना ट्रेंड है। मतलब ये ऐसे नेता होते हैं जो लोक लुभावन नारे देते हैं और सारी पावर अपने हाथों में रख लेते हैं। पहले क्या होता था? पहले देखो लेसेज फेयर सिस्टम में ना सरकार जो थी वो मार्केट से दूर रहती थी। मैंने बताया ना, मार्केट पे चीजों को छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब क्या होता है? अब देखो जो बड़े बड़े नेता हैं ना वो क्रोनी कैपिटलिज्म को फेवर करते हैं और ओलिगोपोलीज को फेवर करते हैं। आप बोलोगे सर ये क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, ओलिगोपोलीज क्या होता है? ओलिगोपोलीज मतलब देखो जब मार्केट में कुछ ही बड़ी कंपनीज का राज होना, जैसे अंबानी, अदानी, कुछ ही बड़ी कंपनीज, टाटा मान लो, ये ओलिगोपोलीज हैं। और क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब जब देखो बिजनेसमैन का नेताओं के साथ में सांठगांठ होता है ना, और फिर सिस्टम जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स को फेवर करता है, तो इसे बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। ये बिजनेस लीडर्स ना नेताओं को पावर में बने रहने में मदद करते हैं। जैसे अम्बानी अदानी है एग्जाम्पल के तौर पे, वो कांग्रेस को, बीजेपी को मान लीजिए पैसा देंगे, डोनेशन देंगे, बदला में ना नेता उन्हें ना देश का रिसोर्स देंगे, जैसे माइंस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स सब सस्ते में दे देते हैं। पॉलिसी ऐसे बनाते हैं जिससे ना सिर्फ उन्हीं कंपनीज को फायदा हो। इसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी यानी अमीर लोगों की सरकार। और जब देखो जब ऐसा होता है ना तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टूट जाता है। आप बोलोगे सर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये अनलिखा समझौता होता है कि जनता सरकार को टैक्स देगी और बदले में सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी। लेकिन जब सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट्स की भलाई के लिए काम करे तो जनता का विश्वास टूट जाता है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टूट जाता है। जैसे कई देशों में आप देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज को ना प्राइवेट कंपनीज को बहुत कम दाम पर दिया गया है, जिससे देखो देश को तो नुकसान होता है, देश का खजाना नहीं भरता, लेकिन उस कंपनी को फायदा होता है और उस देश के नेताओं को फायदा होता है। समझ गए? तो ये पहला पॉइंट है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट मतलब पुराने जमाने की राजनीति की वापसी। इसका मतलब क्या है? देखो ये न्यू लिबरल सिस्टम था ना, तो उस समय फ्री ट्रेड की वकालत लोग किया करते थे कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, WTO ऐसी बात किया करता था। लेकिन अब ना विभिन्न देश सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। WTO ने ना वर्ल्ड में फ्री ट्रेड बढ़ाने का काम किया, लेकिन अब विभिन्न देश ना फ्री ट्रेड को तवज्जो नहीं देते। वो बोलते हैं मेरा फायदा, माई कंट्री फर्स्ट। जैसे यूएसए में ना एक कैंपेन चला मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये सिर्फ नारा नहीं था, अमेरिका अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए ना कुछ भी करने को तैयार है। जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दिया जाता है, चिप मैन्युफैक्चरिंग का। ताइवान की एक कंपनी है TSMC,
अब इस कंपनी के ऊपर प्रेशर है कि वो ना अपनी सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज जो है ना वो ताइवान से शिफ्ट करके यूएस में लगाए, ताइवान या फिर चाइना में जहां पे भी है वहां से शिफ्ट करके यूएस में लगाए, क्योंकि ना यूएसए ये चाहता है जो ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है ना उनका कंट्रोल यूएसए के पास में होना चाहिए और कैसे भी करके ये टेक्नोलॉजीज चाइना के पास में नहीं जानी चाहिए। और इसके लिए एक एक्ट भी है, चिप्स एक्ट। क्या एक्ट है? चिप्स एक्ट। इवन आप चाइना देख लीजिए, चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल करने के लिए ना कुछ भी कर रहा है, मतलब इनके एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहा है। चाइना नहीं चाहता कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो दूसरे देशों के हाथ में जाएं। तीसरी चीज, इसी सेकंड पिलर में ही तीसरी चीज है कि देखो आज के समय में ना यूएसए ये चाहता है कि यूएसए के जो एलाइज है ना वो भी डिफेंस संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालें। जैसे यूएसए ने यूरोप को कह दिया कि भैया आप रशिया को हैंडल करो, इजराइल को बोल दिया है कि आप ईरान को देखो, हमास को देखो, पैलेस्टीन को देखो। तो इस प्रकार से ना यूएसए ने अब यूरोप के लिए छोड़ दिया है रशिया को और इजराइल के लिए छोड़ दिया है हमास को, ईरान को, वेस्ट एशिया को। तो इसी वजह से भी ना थोड़ी वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है। तो यूएसए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर रहा है। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं बिग टेक एंड क्लाउड कैपिटलिस्ट। देखो ये नए युग की ना सबसे बड़ी समस्या है, जो ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं जैसे गूगल, अमेजॉन, मेटा, ये सब अब ना ये ग्लोबल इकोनॉमी को ना धीरे धीरे अपने कंट्रोल में कर रही हैं। ये कंपनीज पूरी वैल्यू चेन से पैसा खींच लेती हैं। जैसे ना गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर पे जो भी एप्लीकेशंस अपलोड करता है ना, आप अपलोड करते हो तो गूगल जो है उनसे पैसा लेता है, रेंट लेता है। गूगल कहता है ये प्ले स्टोर हमारी दुकान है, शोरूम बनाया है हमने, मॉल बनाया है। अब यहां पे कोई अपनी एप्लीकेशन अपलोड करेगा, मतलब मॉल में दुकान किराए पे ले रहा है तो उसको किराया देना पड़ेगा गूगल को। समझ गए? एंड्रॉयड सिस्टम जो भी मोबाइल कंपनी लगाती है गूगल का, तो उसे पैसा देना पड़ता है गूगल को। तो ये है रेंट सिफोनिंग। इसके अलावा जो ये कंपनीज हैं जैसे मेटा है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये कैसे अपने एल्गोरिथम की सहायता से आपके ओपिनियन को मैनिपुलेट करते हैं वो सोच के देखिए। मतलब जैसे मेटा पे आरोप लगे थे 2016 में कि इन्होंने ना जनता की जो ओपिनियन है उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में। तो इनका एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आपकी ओपिनियन, आपकी राय बदल सकता है। मान लीजिए हमारे देश से संबंधित आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए ये मेटा जो है आपको सिर्फ एंटी मोदी या फिर प्रो मोदी वीडियोस दिखाए, तो देखो आपकी जो राय है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगी। आपकी तो नहीं होगी, खैर आप तो यूपीएससी एस्पायरेंट हो, आपको तो इन चीजों का पता है। लेकिन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि एल्गोरिथम कितनी वेटेज रखता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। फिर इसके बाद में ना राइटर डिजिटल कॉलोनिज्म की भी बात करते हैं। ये देखो चौथे पॉइंट पे आए, उससे पहले मैं डिजिटल कॉलोनिज्म के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। डिजिटल कॉलोनिज्म, ये देखो एक ना नया टर्म है वैसे तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसे समझिए। जैसे देखो पहले कॉलोनिज्म कैसे होता था, जैसे यूके जैसे देशों ने ना इंडिया की जमीन पे कब्जा कर लिया, इंडिया को गुलाम बना लिया। वैसे ही देखो डिजिटल कॉलोनिज्म में क्या हो रहा है, अब डेटा पे कब्जा किया जा रहा है, जमीन पे कब्जा नहीं किया जा रहा, डेटा पे कब्जा किया जा रहा है। जैसे यूएसए का ना एक क्लाउड एक्ट है, यूएसए का क्लाउड एक्ट, इस लॉ के तहत ना यूएस सरकार अमेरिकन कंपनी से दुनिया में कहीं भी स्टोर किया गया डेटा मांग सकती है। मतलब हमारा डेटा इंडिया में है पर यूएस गवर्नमेंट उसे एक्सेस कर सकती है। ये देखो इकोनॉमिक सोवरेनिटी पर हमला है। इसके अलावा आप स्विफ्ट सिस्टम देख लीजिए, जिसके तहत रशिया पे सैंक्शंस लगाए गए, रशिया को निकाल दिया गया था स्विफ्ट से। स्विफ्ट क्या है? ये ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है। अमेरिका ने इसको ना वेपनाइज कर दिया, इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। फिर इवन आप डिजिटल करेंसीज देख लीजिए, 100 से ज्यादा सेंट्रल बैंक्स अपनी डिजिटल करेंसी ला रहे हैं। जैसे चाइना का डिजिटल युआन, हम भी अपने डिजिटल रुपी ला रहे हैं। अब इससे ना क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आसान हो सकती है, लेकिन यूएसए जैसे देश नहीं चाहते कि विभिन्न देशों की डिजिटल करेंसीज आए। समझ गए? अब चौथे बदलाव की बात करते हैं। चौथा बदलाव है विकास की मदद में कमी, यानी डेवलपमेंट एड का विड्रॉल। जैसे देखो आपको एग्जांपल देता हूं, जो अमीर देश है ना G7 वाले, वो अब गरीब देशों को जो पहले मदद दी जाती थी ना, अब उससे अपने हाथ पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। असर क्या हो रहा है?
G7 नेशंस ने ना $44 बिलियन की जो फंडिंग है उसे काट दिया। इसे 2026 तक 5.7 मिलियन जो लोग हैं वो और ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। जैसे नेपाल का एग्जांपल लीजिए, छोटे बिजनेसेस को मिलने वाली जो इंटरनेशनल ग्रांट है वो कम हो गई। इससे लगभग नेपाल के 8 लाख लोग जो हैं वो देश छोड़ के चले गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जो फंडिंग मिलती थी वो भी काट दी गई। इससे 16.7 मिलियन जो लोग हैं वो प्रभावित हुए। जब देखो आप लोगों की मदद करना बंद कर देते हो ना, फिर वहां पे अनडेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं वो कब्जा कर लेती हैं। वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और उस वैक्यूम का फायदा उठाया जाता है आर्म्ड ग्रुप्स के द्वारा, अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस के द्वारा। तो ये दिक्कत होती है। अब 5वें बदलाव की बात करते हैं। ये पॉइंट देखो अमेरिका की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के बारे में है। अमेरिका ने ना 70 से ज्यादा देशों से आने वाले सामान पे ना टैरिफ लगा दिए। 30 से ज्यादा देशों पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया। अमेरिका ना अब दूसरे देशों का एक्स्ट्रा सामान खरीदने को तैयार नहीं है। अमेरिका ये बोल रहा है अपना सामान अपने पास रखो। इससे ना फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल, ये सारे जो आइडियाज पहले हुआ करते थे कि कैपिटल आसानी से एक देश से दूसरे देश में जाए, ट्रेड हो, अब वो आइडियाज जो है ना वो इररिलेवेंट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इसी पूरी सिचुएशन का नतीजा है कि जो ग्लोबल साउथ है यानी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, अब वो नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया इंडोनेशिया का ट्रेड, जो गरीब गरीब देश है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो बोलते हैं कि यार हम आपस में ही ट्रेड कर लेंगे। लोगों को यूएसए की करेंसी डॉलर पे भरोसा कम हो रहा है, लोग डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। समझ गए? तो ये पूरा बदलाव है जो हो रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में ना, मतलब देखो राइटर बोलते हैं ये संकट है क्योंकि वर्ल्ड में उथल पुथल चल रही है, लेकिन इसी संकट में ना अवसर भी है। आर्टिकल कहता है नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन भी देखो दूध का दूल्हा नहीं था। मतलब जो पहले आइडियोलॉजी हुआ करती थी नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन की, उसमें भी कमियां थी। वो सिस्टम भी ना कुछ ही चीजों पर टिका था, जैसे कैपिटल एक्यूमुलेशन, कि पैसा कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा हो रहा था। चीप लेबर, सस्ती लेबर का इस्तेमाल किया जाता था नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन में। गरीब देशों में सस्ते मजदूरों का ना शोषण हो रहा था। इन्वायरमेंट का भी कोलोनाइजेशन हो रहा था, इन्वायरमेंट को नुकसान करके डेवलपमेंट लाया जा रहा था, पोल्यूशन फैल रहा था। और फिर पुरानी आइडियोलॉजी में ना ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स पे फोकस किया जाता था। यह सोच थी कि अमीर और अमीर होंगे, लेकिन अमीरों के पास में जो पैसा आएगा धीरे धीरे रिस कर गरीबों तक पहुंचेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पुराने सिस्टम में भी कमियां तो थी। रिजल्ट क्या हुआ? इनइक्वालिटी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बढ़ गई। टॉप 1% लोगों के पास में जो वेल्थ है वो बाकी के 99% लोगों से ज्यादा है। पुवर्टी और हंगर वर्ल्ड में काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। जब इतनी इनइक्वालिटी और परेशानी होती है तो लोग देखो फिर वापस पुरानी पहचान की तरफ जाते हैं और पॉपुलिस्ट नेता इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। समझ गए? लेकिन देखो यहां ना आर्टिकल एक ना हिस्टोरिकल फैक्ट की याद दिलाता है। हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट ये है, पिछले 2000 सालों में शुरुआत के 1800 सालों तक ना इंडिया और चाइना दुनिया की ना सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स थे। लेकिन ये जो वेस्टर्न डोमिनेंस है ना, ये तो 200 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो अब मौका है ग्लोबल साउथ इंडिया के नेतृत्व में एक न्यू इकोनॉमिक डील बनाए, एक ऐसा सिस्टम जो सबके लिए काम करे, ना कि सिर्फ कुछ अमीर देशों के लिए, जैसे यूरोप ने किया था। ऐसा सिस्टम बनाया कि सिर्फ वेस्ट को फायदा हो, जैसे यूएस को, यूरोप को। लेकिन अब इंडिया ग्लोबल साउथ के देशों का नेतृत्व करे और एक न्यू इकोनॉमिक डील साइन करे, एक बढ़िया सिस्टम जिसमें सबको फायदा हो, सबका बराबर का हक मिले। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं राइटर के द्वारा, इंडिया को क्या करना चाहिए। मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं। जैसे देखो, सबसे पहले इंडिया को ना एक चीज पे फोकस करना होगा। एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी इंडिया की क्या होनी चाहिए, पहले वो देख लीजिए, फिर इंटरनल की बात करेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी, सबसे पहले ना जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जांपल IMF है, वर्ल्ड बैंक है। अब ये कब बने थे? ये 1946 में बने थे।
इन पर ना आज भी वेस्टर्न देशों का कंट्रोल है। इंडिया को मांग करनी चाहिए कि ग्लोबल साउथ देशों का फेयर रिप्रेजेंटेशन हो इन संस्थानों में, आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में। दूसरी आवाज इंडिया को उठानी चाहिए, न्यू डेब्ट रिलीफ फ्रेमवर्क। मतलब गरीब देश कर्ज के बोझ तले देखो दबे हुए हैं। आईएमएफ जब कर्ज देता है ना तो बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाता है, जिसकी वजह से ना उन देशों में वेलफेयर स्कीम्स बंद हो जाती हैं और लोकतंत्र देखो कमजोर हो जाता है। तो इंडिया को ना एक नए डेट रिलीफ सिस्टम की मांग करनी चाहिए कि गरीब देश जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनको राहत मिले। तीसरा, न्यू इकोनॉमिक अलायंसेस। इंडिया को ना ब्रिक्स या फिर दूसरे साउथ साउथ पार्टनरशिप्स के जरिए नए इकोनॉमिक गठबंधन बनाने चाहिए। चौथा है फेयर ट्रेड पॉलिसीज। ऐसी ट्रेड पॉलिसीज बनानी चाहिए जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करें। फिर बाय पार्टीशन रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हमें ना दूसरे देशों की सिर्फ रूलिंग पार्टी से नहीं बल्कि अपोजिशन पार्टी से भी अच्छे रिश्ते मेंटेन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ताकि वहां सरकार बदलने पर ना हमारे रिश्ते खराब ना हो। जैसे देखो बांग्लादेश के साथ में हो गया, नेपाल के साथ में हमारा हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात की एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी की। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रेटेजी की। देखो अगर भारत को 2047 से पहले विकसित भारत बनना है, ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है, तो घर के अंदर भी चीजों को ठीक करना जरूरी है। जैसे सबसे पहले है स्टेट इन कमांडिंग रोल। प्राइवेट सेक्टर जो है वो देखो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स ऐसे हैं जो सरकार के कंट्रोल में होने चाहिए। जैसे देखो ईस्ट एशिया के जो देश है ना, जिन्हें टाइगर इकोनॉमीज कहा जाता है, साउथ कोरिया, ताइवान, इन सब ने जैसा किया। क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे देखो एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा है, डिफेंस है, स्पेस है, वाटर है, एजुकेशन है, इन्हें सिर्फ देखो प्रॉफिट के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इनमें स्टेट जो है वो कमांडिंग रोल में होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एंटी मोनोपोली रूल्स। सरकार को ना किसी भी कीमत पे ना मोनोपोली नहीं बनने देनी है। सख्त कानून होना चाहिए मोनोपोली को रोकने के लिए, और इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ना हमें और मजबूत करना होगा। फिर नेक्स्ट है सोवरिन वेल्थ फंड। सरकार ना क्या कर सकती है, नॉर्वे की तरह कर सकती है। नॉर्वे ने ना अपनी ऑयल की कमाई को ना एक फंड में डाला और उससे नॉर्वे को ना पैसा मिलना स्टार्ट हुआ। उस पैसे को नॉर्वे ने ना देश के डेवलपमेंट में लगाया। तो इंडिया भी ना अपने नेशनल रिसोर्सेज से ना ऐसा फंड बना सकता है जिससे उसको रेगुलर इनकम प्राप्त हो। फिर देखो नॉर्मल से जो पॉइंट्स होते हैं, चौथा पॉइंट जैसे R&D वाला पॉइंट है। अगर ग्लोबल कंपटीशन में टिकना है तो R&D पे फोकस करना पड़ेगा। सरकार अभी कम कर रही है R&D में फोकस, यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी देनी होगी। पांचवा पॉइंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ना रीडिप्लॉय करो। सरकारी कंपनीज को प्राइवेटाइज करने के बजाय उन्हें चाइना का जो मॉडल है ना, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, मतलब चाइना क्या करता है, अपने PSUs को ना स्ट्रेटेजिकली यूज करता है अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए। जैसे दूसरे देशों में कोई प्रोजेक्ट दिलवा दिया, तो इंडिया को भी ना अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ना रीडिप्लॉय करना चाहिए जियोपॉलिटिकल फायदे के लिए। तो ये 5 पॉइंट्स राइटर देते हैं। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जाता है, कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, बल्कि बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किए हैं। कंक्लूजन में ये बोला जाता है कि अपनी डेस्टिनी को रियलाइज करने के लिए ना इंडिया के पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इंडिया की जो विदेश नीति है सिर्फ फोटो ऑप्स और इवेंट्स के लिए नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे थोड़ा स्ट्रेटेजी और नेशनल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है, इंडिया वे मस्ट बी नॉन अलाइनमेंट। इसका क्या मतलब है? देखो इंडिया वे का असली मतलब नॉन अलाइनमेंट ही होना चाहिए। भले ही देखो हम इसे आजकल मल्टी अलाइनमेंट का नया नाम दे रहे हैं, पर इसका कोर आइडिया वही है। हम किसी भी पावर ब्लॉक के कैंप में नहीं जाएंगे, ना USA के कैंप में, ना चाइना के कैंप में। हम अपने इंटरेस्ट का हिसाब हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इशू बाय इशू फैसला लेंगे। तो विदेश नीति देखो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की होनी चाहिए, और इस पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज एकमत हों, सहमत हों।
तो ये 2-3 अच्छी और बातें थी जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ग्रीन दिवाली से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हर साल देखो दिवाली आती है और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होता है कि सुप्रीम कोर्ट पटाखों को अलाउ करेगा या नहीं करेगा। इस बार ना सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन फायरवर्क्स को अलाउ कर दिया है, लेकिन ये ग्रीन पटाखे यानी ग्रीन क्रैकर्स आखिरकार होते क्या हैं? देखो इन ग्रीन फायरवर्क्स को ना किसने बनाया है? इनको बनाया है CSIR और NEERI ने। इनका मेन एम है पोल्यूशन कम करना। इनमें देखो बेरियम नाइट्रेट जैसे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं ना वो नहीं होते, लेकिन यहां पे ना एक कैच है। कैच क्या है? आर्टिकल कहता है ये जो ग्रीन क्रैकर्स है ना ये सिर्फ 30 से 35% पोल्यूशन ही कम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रीन पटाखे यूज करोगे तो पोल्यूशन 0 होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ना इस चीज को एक एनालॉजी से समझिए। मान लीजिए आप डाइट पर हैं, आपको लो फैट केक ऑफर किया जाए और वो नॉर्मल केक से बेहतर है, लेकिन है तो केक ही ना, है तो वेस्ट। तो उसी प्रकार से ग्रीन क्रैकर्स ना ट्रेडिशनल क्रैकर्स से बेहतर हैं, लेकिन पोल्यूशन तो करते हैं ना, थोड़ा कम करते हैं। तो ग्रीन क्रैकर्स को यूज करने का मतलब ये नहीं है ग्रीन दिवाली। अब आते हैं आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रॉब्लम सिर्फ देखो दिवाली के 2-3 दिन नहीं है, प्रॉब्लम है दिवाली की साल भर की हवा। अब देखो इस पे हमेशा एक डिबेट रहती है। जैसे ना कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि दिवाली का तो सिर्फ नाम लिया जाता है, कि कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है कि दिवाली जो दिल्ली NCR में धुएं की प्रॉब्लम होती है तो उसमें कितना कंट्रीब्यूट करती है दिवाली से होने वाला एमिशन। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए दिवाली पे पटाखों को बैन किया जाए। फिर यहाँ पे दूसरे धर्मों का भी एंगल आता है कि सिर्फ दिवाली को क्यों टारगेट किया जाता है, मतलब सभी धर्मों के फेस्टिवल्स को टारगेट क्यों नहीं किया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स डिबेट के हिस्से हैं, लेकिन अभी इस आर्टिकल में राइटर थोड़ा पोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मैंने आपको डायमेंशंस बता दिए हैं कि ये डायमेंशंस आते हैं इस इशू में। समझ गए? आप ना इसे एक एनालॉजी से समझिए। आर्टिकल एक जबरदस्त एनालॉजी देता है यहां भी। जैसे देखो एक हेल्दी इंसान फेस्टिवल पर थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेता है तो ना बॉडी उसे हैंडल कर लेती है, बट अगर कोई पहले से ही बीमार है तो उसके लिए थोड़ा सा भी अनहेल्दी खाना ना मुश्किल खड़ी कर देता है। तो दिल्ली का हाल जो है ना उसी बीमार इंसान की तरह है। बात यह नहीं है कि दिवाली पे 2-3 दिन एक्स्ट्रा धुआं निकलता है, बात यह है कि दिल्ली की जो हवा है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब है। आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े ये बताते हैं कि दिल्ली का जो एवरेज पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है ना, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सेफ लिमिट से ना 20 गुना ज़्यादा रहता है। इसके जिम्मेदार सिर्फ पटाखे नहीं हैं। जैसे हरियाणा पंजाब में स्टबल बर्निंग होती है, व्हीकल से निकलने वाला धुआं, कंस्ट्रक्शन से निकलने वाला डस्ट, इंडस्ट्रियल एमिशन, ये साल के 365 दिन दिल्ली की हवा में ना जहर खोलते हैं। दिवाली के पटाखे तो बस उस बीमार सिस्टम पर आखिरी चोट करने के समान है। समझ गए? तो लैंडसेट की रिपोर्ट भी ये कहती है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है ना सिर्फ ये विंटर की प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ईयर राउंड प्रॉब्लम, मतलब पूरे साल चलने वाली प्रॉब्लम है जो दिखती विंटर के दौरान है। हमारा फोकस अचानक से दिवाली पर इसलिए आ जाता है क्योंकि सिस्टम अचानक से पहले से बहुत ज्यादा बीमार होता है और जैसे ही दिवाली पे वो धुआं निकलता है तो वो और बीमार हो जाता है। तो राइटर ना एक सॉल्यूशन देते हैं। फायर क्रैकर सेंट्रिक अप्रोच से कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। याद कीजिए 2016 की ओड इवन स्कीम, वो एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स था। जैसे देखो चोट लगने पर बैंडेज लगा देना, लेकिन देखो हमें ना स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए। रोज रोज बैंडेज से काम नहीं चलेगा। यहीं पर सिटीजन पार्टिसिपेशन का रोल आता है। आर्टिकल कहता है द सिटी नेवर आस्क इटसेल्फ व्हाई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो वो व्हाट्सएप ग्रुप तक सीमित नहीं है कि जो दिवाली पे एक्टिव हो जाते हैं, पटाखे बजने चाहिए, पटाखे नहीं बजने चाहिए। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साल भर रहनी चाहिए, हमें साल भर एक्टिव रहना होगा। जब देखो पब्लिक स्फीयर
में ये सारे इश्यूज डिस्कस होंगे ना, तो एक सोशल प्रेशर बनेगा पॉलिसी मेकर्स के ऊपर, कॉर्पोरेट ग्रुप्स के ऊपर। तब इन्वायरमेंट को लेके सारे सीरियस होंगे। तो इन्वायरमेंट को क्लीन करना, ये देखो एक सोशल प्रायोरिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल प्रायोरिटी होने के साथ साथ। तो कंक्लूजन यही है इस पूरे आर्टिकल का, हमें पटाखों से आगे बढ़ के देखना होगा। जब दिल्ली देखो साल भर साफ हवा में सांस लेगी, तो दिवाली की जो रोशनी है वो आप और ज्यादा अच्छे ढंग से देख सकोगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ग्रीन क्रैकर्स से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको आंसर देना है। क्वेश्चन देखो आपको ये आंसर देना है, ये रिफ्यूजी और इनफिल्ट्रेटर के डिफरेंस वाला जो हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया था ना। तो 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।